नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। उज्जैन में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। महाकाल लोक विस्तारीकरण के तहत ये कार्रवाई की गई है। तकिया मस्जिद के आसपास बुलडोजर कार्रवाई की गई और 257 मकानों को हटाने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोटिस के बाद लोगों ने मकान खाली किए। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो उज्जैन से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। महाकाल लोक विस्तारीकरण के तहत ये कार्रवाई की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख सकते हैं। तकिया मस्जिद के आसपास बुलडोजर कार्रवाई हुई है और अवैध अतिक्रमण को यहां पर हटाया गया है। 257 मकानों को हटाने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। नोटिस पहले दिया गया था और नोटिस के बाद लोगों ने मकान को खाली भी कर दिया है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इलाके में इसे लेकर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो ये बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 257 मकानों को हटाने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। नोटिस के बाद लोगों ने मकान को खाली किया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, महाकाल लोक विस्तारीकरण के तहत ये कार्रवाई की जा रही है और करीब 257 ऐसे मकान हैं जिन्हें हटाने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। क्या जानकारी इसे लेकर? जी, मैं बता दूं कि लगातार उज्जैन में महाकाल लोक का विस्तार करना है और उज्जैन नगरी जो धार्मिक नगरी है, कुंभ के दृष्टिगत देखते हुए उसका और विस्तार किया जाना है। महाकाल लोक के आसपास करीब 300 ऐसे मकान हैं जिन्हें हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है और उसी के तहत शनिवार की सवेरे से अमला जुट गया है अतिक्रमण का और लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उज्जैन में की जा रही है। तो धार्मिक नगरी उज्जैन को कैसे साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त बनाना है, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे और अब उसकी कवायद भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि आगामी समय में कुंभ होना है। महाकुंभ की तैयारियों को देखते हुए तैयारियां की जा रही। इसके अलावा महाकाल लोक का विस्तारीकरण करना है, इसीलिए ये पूरी तैयारियां पुलिस बल के साथ, सुरक्षा के साथ अतिक्रमण हटाने को लेकर की जा रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, महाकुंभ से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भाईजान को बाबा बागेश्वर ने चेतावनी दी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बाबा बागेश्वर की ओर से यह बात कही गई है। महाकुंभ की जमीन के दावे पर बयान दिया गया है बाबा बागेश्वर की ओर से। तो भाईजान को बाबा बागेश्वर की चेतावनी और महाकुंभ की जमीन पर दावे को लेकर यह बयान दिया गया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से। उन्होंने कहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। प्रयागराज के मुसलमान गंगा के आंचल जहां कुंभ लगता है उस पर दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। धीरेन्द्र शास्त्री साहब मेरे साथ मौजूद है। पहले तो आपको सुबह सुबह राम राम। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज के मुसलमान दावा कर रहे हैं कि गंगा का जो आंचल है जहाँ कुंभ में मेला लगता है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्या कहेंगे आप? ये मूर्खतापूर्ण बयान है। इस प्रकार के बयान देने से जो सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है और इससे और ज्यादा दरारें खाई गहरी होती हैं। और इस्लाम धर्म के जितने लोग हैं हम उनसे कहेंगे ये जो भी बयान दे रहे हैं उनको तुरंत रोका जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, फतवा जारी किया जाए। इसलिए फतवा जारी किया जाए कि एक ऐसे महाकुंभ की तरफ है जहां पूरी दुनिया की नजर है। भारतीय सनातनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए इससे सर्वोत्तम उपाय नहीं होगा। ये महाकुंभ है, 144 साल बाद आया है और इस प्रकार की बातें करने से निश्चित रूप से सनातनियों की आस्था पर ठेस पहुंचाना है। और हिंदुओं से हम यही कहेंगे कि अब तुमको और ज्यादा सोचने की जरूरत है। जब ये हाल है तुम्हारे ही देश में, तुम्हारे ही कुंभ में, जहां संगम में तुम्हारे पूर्वजों की अस्थियां बहाई गई, डुबकियां दी जाती हैं, तन और मन को पवित्र किया जाता है, वहां आज वो कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। कल कह देंगे कि यहाँ फलाने जो है आका ने ये किया था, फलाने ढिमाका ने ये किया था। धीरे धीरे तुम नहीं बचोगे।
हिंदुत्व नहीं बचेगा। इसलिए हिंदुओं को अब और ज्यादा चिंतन करना चाहिए और महाकुंभ में अब इस बात पर चिंतन होना चाहिए। और चलिए इंदौर से अगली बड़ी खबर है। डीएवीवी में अब नहीं होगा इंडिया शब्द का इस्तेमाल। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सभी जगह भारत अब लिखा जाएगा। कार्य परिषद की बैठक में प्रस्ताव पेश किया गया था और सभी सदस्यों ने तालियां बजाकर प्रस्ताव को पारित कर दिया है। दस्तावेजों में देश के संबोधन में भारत शब्द का इस्तेमाल होगा। झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। एमबीए पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी है। तो अब इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सभी जगह अब भारत लिखा जाएगा। कार्य परिषद की बैठक में प्रस्ताव पेश किया गया और सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति के साथ तालियां बजाकर प्रस्ताव को पारित किया है। एक राष्ट्र एक नाम भारत का प्रस्ताव पारित किया जाए। भविष्य में इस विश्वविद्यालय द्वारा भारत को भारत के ही नाम से पुकारा जाएगा। जिला अस्पताल झाबुआ को विश्वविद्यालय को देने का प्रस्ताव रखा था। साथ में उन्होंने यह निर्णय चाहा था इसी से और विश्वविद्यालय से कि वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए। हॉस्पिटल और कॉलेज की पूरी व्यवस्था हमारे ही यूटीडी होगा एक वहाँ, और उस यूटीडी के अंतर्गत वो मेडिकल कॉलेज रहे। तो डीएवीवी यानी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सभी जगह भारत लिखा जाएगा। इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। दरअसल कार्य परिषद की बैठक हुई। अब परिषद में ये प्रस्ताव रखा गया था। सभी सदस्यों ने तालियां बजाकर इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है और दस्तावेजों में देश के संबोधन में भारत शब्द का इस्तेमाल होगा। और पुष्पेंद्र वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, फिलहाल चूंकि ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अब भारत शब्द का ही इस्तेमाल होगा, इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा कार्य परिषद की बैठक में और कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए हैं, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, कार्य परिषद की बैठक हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है पारित किए गए। इसमें सबसे अहम जो प्रस्ताव था वो यही था कि इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द इस्तेमाल किया जाए, यानी किस तरह से हिंदी को जो है प्रमोट किया जाना चाहिए और इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये सभी दस्तावेजों में उन्होंने अनिवार्य कर दिया है और आज से प्रस्ताव पारित किया है कि अभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और भी ऐसे कई सारे प्रस्ताव पारित किए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण फैसले हैं और आने वाले दिनों में इनको लागू किया जाएगा। चलिए पुष्पेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, भोपाल में गौ तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। हिंदू संगठन की मदद से पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। मवेशियों से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी ड्राइवर अकबर को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी शाहरुख मौके से फिलहाल फरार हो गया है। 36 गौवंश जीवित और 2 मवेशियों की मौत हो गई है। अकबर से पूछताछ फिलहाल जारी है। कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। तो गौ तस्करी का ये पूरा मामला जिसमें ये बड़ी कार्रवाई की गई है, हिंदू संगठन की मदद से पुलिस ने कार्रवाई की और मवेशियों से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। इस ट्रक की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी ड्राइवर अकबर को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ इससे की जा रही है। आरोपी शाहरुख हालांकि मौके से फरार हो गया। 36 गौवंश जीवित मिले हैं और 2 मवेशियों की मौत हो गई है। फिलहाल जो ड्राइवर है अकबर, उससे पूछताछ की जा रही है और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, गौ तस्करी का ये पूरा मामला और इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, फिलहाल क्या जानकारी? चूंकि जो ट्रक का ड्राइवर था अकबर, उससे पूछताछ की जा रही है, अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है पूछताछ में? जी, मैं बता दूं कि लगातार सुकी सेवनिया पुलिस और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की कार्रवाई देखने के लिए मिली और इस कार्रवाई में जिसे गिरफ्तार किया गया अकबर को, उससे लगातार पुलिस की टीम पूछताछ करते हुए नजर आ रही। उसने बताया कि वो पहले भी इस तरीके से
जो गो तस्करी कर चुका है और राजधानी भोपाल के स्लॉटर हाउस बुधवार तक वह लेकर उन्हें जाता था। पर इस बार जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, हिंदू संगठनों को यह बात पता चली, उन्होंने तुरंत पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की और जिसमें करीब 40 मवेशी थे, उसमें से 2 की मौत हो गई थी और जो बचे हुए मवेशी थे करीब 36 से 38, उन्हें ऐसे ठूस कर भरकर ले जाया जा रहा था कि उनके निर्दयता की उन्होंने हद ही पार कर दी थी। इस पूरे मामले में एक आरोपी शाहरुख फरार हो गया है और दूसरा जो अकबर है चालक, उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और भी लगातार पूछताछ में आगे खुलासा होने की संभावना है। बीते दिनों, एक दिन पहले की ही बात करें तो छोला क्षेत्र में भी ऐसे ही मवेशियों को बचाया गया था हिंदू संगठनों द्वारा और लगातार राजधानी भोपाल में गो तस्कर और जो अलग अलग तस्करी करने वाले लोग सक्रिय हैं, जिनको पुलिस जनता की मदद से पकड़ने का काम भी कर रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, जबलपुर की लाडगंज पुलिस ने एक चोर को पकड़ने के लिए अनोखी तरकीब निकाली है। पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए सीसीटीवी में कैद चोर की तस्वीर का गुमशुदा के पोस्टर बनवाए हैं और शहर भर में लगवा दिए हैं। पोस्टरों पर चोर की पहचान बताने वाले को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की गई है। पोस्टर चस्पा होने पर एक शख्स ने जानकारी दी कि गुमशुदा युवक का नाम मनीष यादव है और ये कंचनपुर में रहता है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि अपने साथी सूरज दुबे के साथ मिलकर 1.5 लाख रुपए की चोरी की है उसने। और इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 11 बजे दुकान पर आए तो दुकान का एल टाइप टूटा हुआ था, अंदर का सामान अस्त व्यस्त था, कागज फैले पड़े हुए थे, डाच खुली हुई थी। डाच के अंदर रखे करीब 1,50,000 रुपये नकदी एवं एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल कोई अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर बेचना में लिया गया। और चलिए, हमारे सहयोगी कुलदीप बबेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, ये नई तरकीब निकाली गई है पुलिस की ओर से और कहीं ना कहीं इसमें सफलता भी पुलिस को मिली है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि चोरों के हौसले आखिर इतने बुलंद कैसे हैं और पुलिस इन पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही? जी बिल्कुल, जबलपुर पुलिस ने ये तरकीब निकाली है और जिसके तहत जो मनीष यादव सातिर चोर है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और साथ ही इसके 2 साथी भी पकड़ाए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जबलपुर में जो चोरियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और चोरों के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद है। हर थाना क्षेत्र में चोर जो है लगातार एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने हालांकि ये तरकीब निकालकर जरूर चोर को गिरफ्तार किया है, लेकिन जबलपुर पुलिस को पूरे मामले में मुस्तैद रहने की जरूरत है। केवल 3 चोरों की गिरफ्तारी से जो चोरियां हैं वो रुकना शुरू नहीं हो जाएंगी, बल्कि एक बड़ा सवाल यह भी कि आखिर पुलिस की जो गश्त है वो कहाँ जाती है और लगातार एक के बाद एक चोर है वो वारदात को अंजाम देते रहे हैं। हालांकि पुलिस की इस पहल की तारीफ जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जबलपुर पुलिस को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि चोरियों के मामले में जो लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक अभियान चलाकर जबलपुर पुलिस को चोरों के जो हौसले हैं वो कमजोर करना पड़ेंगे और उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई की जरूरत इस समय जबलपुर पुलिस के सामने है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए, अगली खबर आपको छतरपुर से बताते हैं, जहां पर खजुराहो में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने एटीएम बदलकर ठगी को अंजाम दिया है। ऑनलाइन पेमेंट स्कैनर्स को रातों रात बदला है। दुकानों और संस्थानों के बाहर स्कैनर्स लगे थे। ठगों के खातों में दुकानदारों की पेमेंट चली गई। सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। मामले की जांच पुलिस की टीम कर रही है। तो देखिए, ठगी का ये नया पैंतरा ठगों ने निकाला है। रात में ही हर जगह के क्यूआर कोड बदल दिए गए। जो स्कैनर है उसमें स्कैनर को रातों रात बदला गया और दुकानों और संस्थानों के बाहर ये स्कैनर्स लगे होते हैं, जिसे चोरों ने रातों रात बदल दिया, जिसके बाद उसके अगले दिन से जो भी पेमेंट होता था वो सीधे ठगों के खातों में जाता था। हालांकि ये सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। और देखिए, सूरजपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां पर ट्रिपल मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने हिरासत में लिए हैं करीब 20 लोग। पत्रकार की मां, पिता और भाई की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी। जमीन विवाद में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की गई थी। परिवार के लोगों पर ही हत्या का आरोप है। जगन्नाथपुर टुपकापारा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पत्रकार की मां, पिता और भाई की
निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और जमीन विवाद में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की गई है। फिलहाल करीब 20 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? 20 लोगों को चूंकि हिरासत में लिया गया है, पूछताछ में कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? जी बिल्कुल, जैसे ही ये इतनी क्रूर हत्या का मामला सामने आया, उसके बाद पुलिस एक्टिव मोड पे आई और लगातार कई टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई, जिसमें 20 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। वहीं दूसरी ओर जो एफआईआर दर्ज है उसमें कुछ महिलाओं के भी नाम है। हालांकि अभी तक महिलाओं की न तो गिरफ्तारी हो सकी है और न ही उनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का भी माहौल है, क्योंकि चूंकि अभी जो मृतक हैं उनका पीएम हो रहा है। पीएम के बाद एक ही घर से 3 शवों का निकलना जाहिर सी बात है। जो पूरा इलाका है वो गमगीन है, लोगों में भी काफी गम का माहौल है और साथ में कुछ लोग आक्रोशित भी हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिन दहाड़े यदि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर और ऐसी क्रूरतम वारदात को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल जरूर खड़े होते हैं। बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। आप नजर बनाकर रखिएगा ओपी तिवारी, देखना होगा कब तक गिरफ्तार करती है पुलिस आरोपियों को। बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजापुर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। सीआरपीएफ 196 बटालियन हेडक्वार्टर के पास ये ब्लास्ट किया गया है। ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हुआ है। गंभीर हालत में घायल जवान को रायपुर रेफर किया गया। जिला मुख्यालय के करीब ये आईडी ब्लास्ट किया गया था नक्सलियों की ओर से। एरिया डोमिनेशन पर हमारे सुरक्षा बल के जवान निकले थे। कैंप पर नक्सलियों के बीजीएल दागने की भी खबर है। तो नक्सलियों की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बम प्लांट किया गया था, जो कि ब्लास्ट भी हुआ। एक जवान हमारे जख्मी हुए हैं, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। और देखिए, नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किए 4 आईडी बम। कच्चापाल तोके रोड पर प्लांट किए गए थे 4 आईडी बम और जवानों पर हमले के लिए ये नक्सलियों ने प्लांट कर रखे थे। सुरक्षा बलों ने सुरक्षित रूप से इसे डिफ्यूज भी कर दिया है। तो देखिए, नक्सलियों की कायराना हरकत लगातार सामने आ रही है और किस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों ने इस आईडी बम को डिफ्यूज किया है। 4 आईडी बम प्लांट किए गए थे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए। नारायणपुर से ये बड़ी खबर है। और कच्चापाल तोके रोड पर प्लांट ये 4 आईडी बम किए गए थे जवानों पर हमले के लिए। नक्सलियों ने इसे प्लांट किया था, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की यहाँ पर सतर्कता नजर आती है कि आईडी बम को ब्लास्ट किया गया है और डिफ्यूज किया गया है। तो बीजापुर और नारायणपुर, इन दोनों ही जगहों पर नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बम को प्लांट किया गया था। और चलिए अधिक जानकारी के साथ बीजापुर से हमारे सहयोगी पवन दुर्गम लाइव जुड़ गए हैं। पवन, नक्सलियों की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है। जिस तरीके से लगातार नक्सलवाद पर प्रहार किया जा रहा है, उससे बौखलाहट नजर आती है और अक्सर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके से आईडी बम को प्लांट करते हैं नक्सली। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है जवान की हालत को लेकर, चूंकि रायपुर रेफर किया गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, जो जवान है राकेश कुल्लू हेड कांस्टेबल है 196 जो बटालियन है उसके, और ग्राम झारखंड के ये रहने वाले हैं। इनको चॉपर से फिलहाल बीजापुर से रेफर किया गया है, लेकिन पूरा घटनाक्रम आप समझें तो कल रात में नक्सलियों ने बीजीएल दागे थे उसी सीआरपीएफ 196 बटालियन के ऊपर। जिला मुख्यालय से करीब 2.5-3 किलोमीटर दूर है वो। उसी जगह पे उसी इलाके में आज सुबह एरिया डोमिनेशन के लिए एक पार्टी निकली थी जिसमें राकेश कुल्लू भी शामिल थे। इसी दरमियान नक्सलियों की लगाई प्रेशर आईडी के चपेट में आने से जो जवान है वो घायल हुए। उनका जो फुट है वो एक तरीके से पूरी तरीके से झुलस गया है। तो आपको बता दूं, नक्सली गुरिल्ला वार तकनीक से दरअसल यहाँ पे लड़ रहे हैं। वो इसी तरीके से उनका जो कोई छोटा कैडर आता है, आईडी प्लांट करता है और फिर उसको ब्लास्ट करके वहां से चला जाता है या प्रेशर आईडी लगा दी जाती है। तो इसी तरीके से नक्सली जो है अब बस्तर में और खासतौर से दक्षिण बस्तर में लड़ाई लड़ रहे हैं। आमने सामने के का जो सीधा मुकाबला है
वो यहाँ नक्सली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ महीनों में यहाँ बस्तर में, अबुझमाड़ में, दंतेवाड़ा, बीजापुर में करीब 300 से ज्यादा जो नक्सली हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। बड़े बड़े एनकाउंटर सुरक्षा बल के जवानों ने किए हैं और उसमें कई नक्सलियों को मार गिराया गया। तो ये नक्सलवाद का जो 4 दशक का नक्सलवाद का यहाँ इतिहास रहा है बस्तर में, उसमें सबसे बड़ा चोट अगर नक्सलियों का कहीं पहुंचा है तो ये अब पहुंच रहा है। और साथ ही साथ ऐसा मौका था जब कोई केंद्रीय गृह मंत्री गुंडम जैसे उस इलाके में आ रहे थे, जो 3 दशकों से जो सड़क बंद थी, जहां नक्सलियों की सरकार मानी जाती थी। तो साफ है नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके के एक्शन मोड पे सरकार और सुरक्षा बल के जवान हैं, उस आधार इलाके से उनको खदेड़ा जा रहा है, वहां विकास पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल, और उसी की बौखलाहट ये है। पवन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से अगली खबर है, जहां पर मुंगेली प्लांट हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी है। 2 मजदूरों के परिजनों का शव लेने से इनकार और परिजनों ने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। बच्चों की परवरिश और सरकारी नौकरी की भी मांग की जा रही है परिजनों की ओर से। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग है। तो जिस तरीके से मुंगेली में यह हादसा होता है प्लांट में, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई, एक मजदूर की 9 तारीख को ही मौत हो गई थी और 3 मजदूर मलबे में दबे थे जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा था। 32 घंटे तक करीब रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके शव हालांकि बरामद कर लिए गए हैं। अब इनमें से जो 2 मजदूर हैं उनके परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया है और मुआवजे की मांग की जा रही है।